Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called The Adam Project. ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की 34th मूवी है एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरी एक्सप्लेन करी हुई टोटल 33 मूवीज को जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर उन सभी बेहतरीन मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम 2050 का सिनेरियो देख पाते हैं, जिस वक्त धरती काफी ज्यादा अपग्रेडेड और टेक्नोलॉजी से एनहांस्ड हो चुकी थी। इस वक्त नए नए हवाई जहाज, जेट प्लेन्स और साथ ही यूनिक वेपनरीज भी हमारे सामने आ चुकी थी। और इसी के साथ एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि एडम की, जिन्हें प्ले कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर रायन रेनॉल्ड। और आपने इनकी काफी सारी मूवीज देखी होगी एज लाइक एज डेडपूल, ग्रीन लैंटर्न, रेड नोटिस और साथ ही एक्समैन। वेल ये सभी मूवीज को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी विद वीडियो क्लिप्स, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चाहो तो उन्हें भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त एडम के पीछे एक और स्पेस जेट लगा होता है जो कि उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहा होता है। एडम उससे बचकर भागने की कोशिश करता है और साथ ही ब्लैक होल को ओपन करने वाला एक बीम लॉन्च करता है, और जैसे ही दुश्मन शिप उसके पीछे आने लगता है तब तक एडम का वो ब्लैक होल ओपन हो जाता है और वहीं से वो निकलकर पहुंच जाता है सीधा 2022 में, यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो चुका है। वहीं पर कहानी शिफ्ट होती है अगले सीन पर, और यहाँ हम देख पाते हैं प्रेजेंट टाइम के एडम को, विच इज एग्जिस्टिंग इन 2022, यानी कि छोटा एडम स्कूल में एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और साथ ही डरे हुए रहने वाले छवि की वजह से एडम पर आए दिन हर कोई हावी होता रहता था, जहाँ पर रे और चक नामक दो लड़के हर वक्त आकर उसे सताते रहते थे, उसे बुली करते थे, उसे मारते थे। इसी बीच रे एडम के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उन बच्चों की लड़ाई झगड़े को रुकवाने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में उन्हें बुलवाया जाता है, और साथ ही एडम की मॉम को भी वहां पर आना ही पड़ता है। मगर कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही सस्पेंड कर डालती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एडम ने जानबूझकर इन दोनों के साथ लड़ाई करी होगी। घर आते वक्त एडम की मॉम एली उसे काफी समझाती है कि आखिर बेटा तुम लड़ाई झगड़े क्यों करते रहते हो, स्कूल के अंदर ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं होती है, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन एडम ना तो अपनी मॉम की किसी बात का जवाब देता है और ना ही बिहेवियर अपना उनके साथ सही रखता है। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि वो अपनी मॉम से कुछ ज्यादा खास कनेक्टेड नहीं है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में, और यहाँ पर एडम अपने डॉग हॉकिंस के साथ में खेल रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे डिनर करने के लिए बुलाती है और साथ ही इन्फॉर्म करती है कि आज रात वो डेट पर जा रही है, तो सोने से पहले घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेना, टीवी मत चलाना, गेम मत खेलना और अपना पूरा खाना फिनिश करना। मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है, जैसे कि आप वैसे ही है। तो जैसी मम्मी इधर घर से बाहर गई नहीं कि यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट, लेकिन तभी गेम खेलते वक्त हॉकिंस को किसी के होने की आहट आती है और वो भौंकते भौंकते घर से बाहर चला जाता है। अपने डॉगी का पीछा करते हुए एडम भी हाथ में टॉर्च लेकर उसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि अपने डैड के गैराज की ओर आगे बढ़ते वक्त उसे वहां पर एक घायल शख्स दिखता है, और ये शख्स और कोई नहीं होता बल्कि ये होता है 2050 से आया हुआ एडम, यानी कि फ्यूचरिस्टिक एडम। वेल इस कहानी में अब एक और एडम भी ऐड होने वाला है। एक होने वाला है 2050, एक होने वाला है 2022 और एक होने वाला है 2018। तो इन सभी को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटे वाले का नाम रख देता हूँ एडी, ताकि आप लोगों को एडम और एडी बोलते वक्त ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो भाई साहब कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ लेना, बाकी लोग तो बता ही देंगे कि कहानी में क्या चल रहा है। वेल आप लोग इतने भोंदू तो होंगे नहीं, सब कुछ समझ में आता ही हुआ। तो छोटे वाले का नाम हम रखेंगे एडी एंड बड़े वाले का एज यूजुअल एडम। एडी एडम के ऊपर एक बेसबॉल से हमला करने वाला होता है, लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी तरफ ये डंडा लेकर आना बंद करो। वहीं पर हम हॉकिंस को भी देख पाते हैं जो कि सीधा जाकर एडम की गोद में बैठा होता है। एडम उससे कहता है कि मैं थोड़ा घायल हूँ, मुझे यहाँ पर 1-2 दिन रुकने की जरूरत है, क्योंकि मेरा स्पेसशिप क्रैश हो चुका है और वो अभी तक पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हुआ है। हालांकि मेरा स्पेसशिप अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है, लेकिन वो अभी सिर्फ 50% पर है, और जब तक मैं खुद ठीक नहीं हो जाता और मेरा स्पेसशिप ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच एडम उसके घर में भी आ जाता है और हर वो चीज करने लगता है जो कि एडी यूजुअली करता है, जैसे कि फ्रिज को खोलना, बंद करना, उससे खाना निकालना, सारी लाइट्स को ऑन करना, ऑफ करना, कहां पर बैठना है, कहां पर जाना है, कौन सा ड्रॉर खोलना है और साथ ही कपड़े कहां पर मिलेंगे। ये सारी चीजें एडम को ऑलरेडी पता होती है। एडी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इस शख्स को मेरे और साथ ही इस घर के बारे में इतना कैसे पता है। और बातों ही बातों में एडी पूछ ही लेता है कि आखिर तुम हो कौन, कहां से आए हो। तो एडम उससे बताता है कि मैं तुम्हारा
फ्यूचर हूँ और मैं 2050 से आया हूँ यहाँ पर किसी काम से। तुम कितने साल के हो? तो एडी बताता है कि मैं 12 साल का हूँ। वो पूछता है कि कौन सा ईयर है? एडी कहता है कि ये 2022 है। ये सुनकर एडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो 2018 में उतरना था और जब एनिमी स्पेसशिप उसके ऊपर हमला कर रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ हो गई और इसी वजह से वो 2018 की जगह 2022 में आ पड़ा। साथ ही व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि एडी को इस वक्त अस्थमा की बीमारी है जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने इनहेलर को यूज करता है और साथ ही इन दोनों के हाथ में जो वॉच है वो भी सेम है जो कि इनके फादर ने इन्हें दी थी। बेसिकली इस वक्त 2022 में आज से करीब 1.5 साल पहले एडी की फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और इसीलिए इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एली रीड और साथ ही एडम रीड। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडी को एडम पर विश्वास नहीं होता है। उसे लग नहीं रहा था कि ये सचमुच किसी स्पेसशिप से और फ्यूचर से यहाँ पर आया होगा। उसी को विश्वास दिलाने के लिए एडम एडी को अपने साथ लेकर अपने स्पेसशिप के पास पहुंचता है और अपने लॉकेट का बटन ऑन करके अपने स्पेसशिप को विजिबल करता है और वहीं से एक उड़ता हुआ गैजेट उनके पास तक पहुंचता है जिससे कि ये दोनों ही ऊंचाई पर मौजूद अपने स्पेसशिप पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ यह होता है कि ये स्पेसशिप पायलट के डीएनए से एनकोडेड होता है और अगर किसी का खून बह जाए तो डीएनए प्रॉपर वर्क नहीं करता और अगर डीएनए प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो स्पेसशिप भी ना ही चलेगा और ना ही अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर पाएगा। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर एडम एडी की मदद लेता है और उसके डीएनए को अगेन एनकोडेड करके इस शिप को सेल्फ रिपेरेशन मोड में डाल देता है। जिसके बाद में दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों आपस में अपनी पुरानी बातें करते हैं। यहाँ पर एडम एडी से पूछता है कि मॉम कैसी है तो एडी बताता है कि वो इस वक्त अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पर गई है। तब एडम कहता है कि अपनी मॉम की हमेशा इज्जत करना, वो चाहती है तुम्हें हमेशा प्यार करना, वो तुम्हारी हर वक्त परवाह करती है मगर तुम्हें आज उसकी कदर नहीं है। आगे आने वाले 30 सालों में तुम हर दिन अपने आप को कोसोगे कि तुमने अपनी माँ के साथ कैसा बर्ताव किया, इसीलिए हमेशा उनकी इज्जत करना जैसे मैं करता हूँ। अब जहाँ एक तरफ तो एडम अपने ही डैड के गैराज में सो जाता है, वहीं पर एडी घर में आ जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है और अपनी मॉम को वहां खड़ा देखकर एडम सामने की खिड़की से उन्हें ताक रहा होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर एडी जल्दी उठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट खुद ही लेकर वहां से निकलने लगता है क्योंकि उसे तो एडम के पास जाना था क्योंकि उससे भी ब्रेकफास्ट की जरूरत थी। एली एडी को कहकर जाती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे काफी सारा काम है, अपनी स्टडीज टाइम पर करना, रात को जल्दी सो जाना, हॉकिंस को खाना खिला देना और साथ ही खुद के लंच पर भी ध्यान देना। चलो मैं जाती हूँ, बाय। देन एडी भागता हुआ सीधा एडम के पास आता है और उससे नाश्ते के लिए ऑफर करता है। वहीं पर वो एडम की बॉडी भी देखता है और ये सोचता है कि क्या बात है, फ्यूचर के अंदर तो अपनी बॉडी एकदम टकाटक होने वाली है बॉस। वहीं पर एडम उसे कहता है कि ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करेगा तो तेरी भी बन जाएगी। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे घाव काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनके लिए मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत है। जब वो अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर जाने लगता है तो एडी उसे कहता है कि तुम ये पहनकर बाहर जाओगे, सब लोग तुम्हें पहचान लेंगे, क्यों ना पापा की ड्रेस ट्राई कर लो। और तभी एडम आता है अपने फादर का वार्डरोब खोलने के लिए। वहां पर वो देख पाता है कि उसके फादर को इस वक्त मरे हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक मॉम ने उनकी ड्रेस कबर्ड से नहीं हटाई क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए आज भी प्यार है। और वहीं से अपने ही फादर का एक जैकेट निकालकर एडम पहन लेता है और यहाँ से एडम और एडी अपने नियर बाय मेडिसिन शॉप या फिर कह सकते हैं कि एक छोटे से शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं और यहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीदते हैं। लेकिन इसी बीच चक और रे वहां पर पहुंच जाते हैं और अगेन एडी को हमेशा की तरह परेशान करने लगते हैं, मगर इस बार एडम भी वहां पर था और वो एडम से कहता है कि चिलगोजे, इनको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वो साइड में एडी को ले जाकर थोड़ा समझाता है कि इनकी आंखों में घूर कर देखो, तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ज्यादा डराएंगे, वो तुमसे कभी लड़ना नहीं चाहते। तुम अगर एक बार उसे घूर के देखोगे और उसे कह दोगे कि मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तेरा केला छील दूंगा, तो वो खुद ही डरकर भाग जाएगा। यहाँ पर जैसी एडी को जोश आता है तो वो जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है मैं तेरा केला छील के रख दूंगा। इतने में ही रे को गुस्सा आता है, वो उसके मुंह पे एक फेंट देता है और बेचारे एडी की चटनी बन जाती है। तब वो वहां पर 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहना चाहता था क्योंकि एडम ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग जाता है। फिर तो एडम को भी गुस्सा आ जाता है और वह सीधा रे को जमीन से ऊपर उठाकर उसे बोलता है कि मैं हमेशा से तुझे सबक सिखाना चाहता था, आज वो मौका आ गया है, अगर मैं अब भी चाहूं तेरी हड्डियां तोड़कर उन्हें तेरे मोमो जैसे दिखने वाले फ्रेंड के मुंह में डाल दूंगा और फिर सोच क्या होगा, हड्डियां, तेरा दोस्त, उसका मुंह और साथ ही मोमो, सोच कर कैसा लग रहा है, हिला डाला ना। अब आज के बाद अगर एडी को इतना सा भी परेशान किया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर पर। अब यहाँ पर एडम एडी से बात करना चाहता था मगर एडी ने तो ऑलरेडी गैराज को अंदर से बंद कर रखा था। ये दोनों ही आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जहाँ पर एडम एडी को कहता है यही तो सामना करने का अच्छा वक्त था,
जब तक तुम लड़ोगे नहीं, गिरोगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, तब तक मेरी तरह बनोगे कैसे। लेकिन एडी का यही कहना था कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते। इसी बीच वहां पर एडी के हाथ एक छोटी सी फोटो लग जाती है जिसका नाम था लॉरा, और लॉरा एडम की वाइफ थी जिसे माया ने मरवा डाला था। और ये माया वही शख्स थी जो कि इस मूवी के स्टार्टिंग में एडम के ऊपर शूट करवा रही थी। वेल यहाँ पर लॉरा की फोटो देखकर एडम को काफी बुरा लगता है और वो वहां से कहीं दूर जाकर ड्रिंक करने लगता है। और तभी उसकी नजर अपनी मॉम एली पर जाती है। हालांकि इस वक्त एली को पता नहीं था कि ये एडम 2050 से आया मेरा ही बेटा है, और ये दोनों आपस में खूब बातें करने लगते हैं जहां पर ये अपने पुराने गमों को भुलाते हैं। एडम अपनी मॉम एली से सिर्फ यही कहता है कि आपका बेटा आपसे काफी ज्यादा प्यार करता है, बस जरूरत है तो उसे समझने की, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। हालांकि एली उससे कुछ कहना चाहती थी, उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे वो मौका नहीं मिल पाता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है माया पर, जो कि है इस कहानी की लीड विलन, और इसके हाथ में है फ्यूचर के टाइम ट्रेवल का फुल कंट्रोल। और अपनी हाई पावर टेक्नोलॉजी की मदद से वो एडम को ढूंढते ढूंढते 2022 में आ चुकी होती है। वहीं हम एडम और एडी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एडी एडम को अगेन पूछता है कि आखिर लॉरा कौन है, तो एडम उसे सारी सच्चाई बताता है कि ये कॉलेज की बात है। जब फर्स्ट टाइम मैंने लॉरा के साथ मुलाकात करी थी, वो गलती से एक गलत लेक्चर, गलत प्रोफेसर और साथ ही गलत बिल्डिंग में घुस गई थी, और वहीं पहली मुलाकात में मैं उसे अपना दिल दे बैठा। वेल इन दोनों की ये बात चली रही थी और तभी वहां पर पहुंच जाते हैं सोरियन ग्रुप के सोल्जर्स। बेसिकली सोरियन ग्रुप माया द्वारा क्रिएट की गई एक कंपनी होती है। एग्जाम्पल के लिए रतन टाटा एक पर्सन है और टाटा स्टील उनकी कंपनी है, या फिर कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स और अदर ब्रांड्स या फिर अदर कैटेगरीज। इसी तरीके से माया ने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल को पूरी तरीके से हाथ में ले लिया होता है, और वो कंपनी चला रही होती है सोरियन, जिसके पास में अपने खुद के काफी ज्यादा एनहेंस्ड और साथ ही यूनिक गैजेट वाले सैनिक होते हैं। मगर एडम भी कुछ कम नहीं था, उसके पास में भी एक एक्सेल नाम का गैजेट होता है जिसकी मदद से ये उन सभी को धूल चटा रहा होता है। पर्सनली कहूं तो ये गैजेट मुझे देखकर काफी पसंद आया, और आपको ये गैजेट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किसी फाइट के अंदर ज्यादा पसंद क्या है, तलवार, धनुष, घोटा या फिर बड़े बड़े ब्लेड्स, जैसे अपने गॉड ऑफ वार के अंदर क्रेटोस यूज करता है। गेम तो खेले होंगे आपने, और नहीं भी खेले होंगे तो बता दूं थोड़े टाइम के अंदर अपना गेमिंग चैनल ओपन होने वाला है, तो वहां पर गॉड ऑफ वार जरूर खेला जाएगा, तो बड़े बड़े ब्लेड्स आएंगे तो वहां पर देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर धमाधम फाइट चली रही होती है, और इसी बीच इन दोनों का साथ निभाने के लिए पहुंच जाती है वहां पर लॉरा। ये देखकर एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि लॉरा आखिर यहाँ पर कैसे है, इससे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये तो मर चुकी है। लेकिन वहां से ये लोग अपनी जान बचाकर कार में भागने लगते हैं, लेकिन इनका पीछा छोड़ने वाली सोरियन कैसे थी, और सोरियन ऊपर से इनके ऊपर धमाधम फायर्स करने लगती है। मगर लॉरा भी किसी से कम नहीं थी, और वो भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही होती है क्योंकि वो भी एक शानदार पायलट थी अपने टाइम की। और बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए जंगल में तेज गाड़ी भगाते हुए ये सभी पहुंच जाते हैं एक शांत प्लेस पर, जहां पर इस कहानी का सारा प्लॉट रिवील होता है। बेसिकली लुइस रीड यानी कि एडम के फादर सोरियन टेक के लिए काम किया करते थे। सोरियन टेक यानी कि माया की कंपनी, और ये दोनों ही मिलकर फ्यूचर के लिए टाइम ट्रेवल की मशीन बना रहे थे। और उस मशीन के कंप्लीट हो जाने के बाद में अनाउंसमेंट का वक्त था सन 2018, जब पहली बार ये मशीन लोगों के सामने और साथ ही इसका फर्स्ट यूज होने वाला था। मगर सन 2050 आते आते तक सारी परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी थी, और लॉरा चाहती थी कि काश 2018 में ये टाइम ट्रेवल की मशीन बने ही ना। इसीलिए लॉरा ने 2018 में आकर इस टाइम ट्रेवल की मशीन और साथ ही माया को मारने की कोशिश करी, ताकि टाइम ट्रेवल इजाद ना हो और कभी भी किसी का फ्यूचर ना बिगड़े। लेकिन जिस तरीके से माया ने एडम के ऊपर अपने सैनिकों से हमला करवाया, उसी तरीके से लॉरा पर भी हमला करवाया, और लॉरा का प्लेन क्रैश हो गया। अब जब प्लेन के अंदर टाइम पोर्टल बनाने वाली बीम थी, अगर वो काम नहीं करती तो वो अगेन टाइम ट्रेवल कैसे कर पाती। और इसी वजह से सन 2018 से सन 2022 तक यानी करीब 4 सालों तक उसने इसी टाइमलाइन में जीकर एडम का इंतजार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एडम मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, और ऐसा हुआ भी। वेल इन दोनों की ये बातें चली रही थी और सारा प्लॉट रिवील हुआ ही था कि तभी वहां पर सोरियन और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं। लॉरा कहती है कि एडी और एडम यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, इन सभी को मैं देख लूंगी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से जाना और उस मशीन को तबाह करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम ट्रेवल की मशीन खत्म ना हुई तो हम सभी का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। हालांकि एडम वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, सोरियन और साथ ही उसके सैनिक काफी ज्यादा थे, इसी वजह से उसे वहां से निकलना पड़ता है। वहीं पर लॉरा अपने घर में जाकर जमीन में से स्कारल और साथ ही दूसरे
बॉम्ब वगैरह निकाल लेती है। और जैसे ही सोरियन की टीम वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचने लगती है तभी वो एक जोरदार ब्लास्ट करती है और उन सभी के ऊपर भारी पड़ती है। मीनवाइल हम एडम और एडी को देख पाते हैं और ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर हम उस टाइम ट्रेवल मशीन को तबाह कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करना आता नहीं था। तभी वहां पर एडी कहता है कि क्यों ना इसके अंदर हम अपने फादर लुइस रीड की मदद लें और सीधा 2018 में जाए जिस वक्त इस टाइम ट्रेवल मशीन को इजाद किया गया था। हालांकि एक तरफ तो सोरियन का स्पेसशिप उनके पीछे पड़ा था, वहीं दूसरी ओर एडम ने ब्लैक होल क्रिएट करने वाली बीम को लॉन्च कर दिया था और सिर्फ कुछ ही पल थे उनके स्पेसशिप को आपस में टकराने से। लेकिन एडम कैसे तैसे करके अपने शिप को वहां से 2022 से सीधा 2018 में पहुंचा ही देता है और वहां पर ये दोनों ही जाकर मिलते हैं लुइस रीड से, जो कि इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद में एडम और एडी दोनों ही आकर लुइस से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही बेटे हैं, एक जो कि 3 साल फ्यूचर से आया है और एक जो कि 32 साल फ्यूचर से आया है, क्योंकि ये वक्त चल रहा था सन 2018 का। पहले तो लुइस को एडम पर गुस्सा आता है, वो उसमें मिलाकर एक मुक्का चढ़ देते हैं। वेल अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, ये है हमारे मार्क रफेलो, जिन्होंने पूरी एमसीयू की सीरीज में बीइंग अ ब्रूस वेन, सॉरी ये तो बैटमैन हो गए, ब्रूस बैनर बनकर हल्क की रोल निभाए हैं। और अगर आज भी कोई एमसीयू की सीरीज से वंचित रह गया है तो भाई लोग हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर एमसीयू की सीरीज को जरूर देख लेना, जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि काफी बेहतरीन और अव्वल दर्जे की एक्सप्लेनेशन करी है आपके भाई ने। विश्वास ना हो तो पहले इस्तेमाल करो और फिर आके मैसेज करो। खैर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर मार्क रफेलो जी बोले तो लुइस रीड उन दोनों से ही टाइम ट्रेवल का जरिया पूछते हैं कि आखिर रीजन क्या है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। तो ये दोनों कहते हैं कि आपने जो इन्वेंशन करी है उसका पेटेंट माया ने अपने नाम पर ले लिया है, जबकि क्रेडिट आपको जाना चाहिए था, और ऊपर से वो इसका मिसयूज कर रही है। और साथ ही मेरी बीवी लॉरा की डेथ भी इसी आपकी फ्रेंड माया की वजह से हुई है। तो हम उस पूरी मशीन को तबाह करना चाहते हैं और मुझे इस काम में आपका साथ चाहिए। लेकिन लुइस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि समय के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और ये जो बातें तुम मुझे बता रहे हो इससे आगे आने वाले फ्यूचर में भी बदलाव हो सकता है। तुम्हें ये सारी बातें मुझे बतानी तक नहीं चाहिए। हालांकि रात को ये तीनों आपस में बैठे होते हैं। एडम को गुस्सा आने की वजह से वो वहां से चला जाता है, लेकिन एडी जो कि इस वक्त अपने फादर के साथ होता है, जो कि सन 2022 से आया है, और उसे ये पता है कि अगले 1.5 सालों में, बोले तो 2018 से काउंट करते हुए 1.5 साल, मेरे फादर यानी कि आपके अंतिम दिन होंगे। वो उन्हें बताना चाहता था और उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन लुइस उन्हें पहले ही रोक देता है और कहता है कि मुझे फ्यूचर मत बताओ, न जाने फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, लेकिन इस वक्त मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 2018 वाले। तो मुझे उनके पास जाना होगा और जो काम तुम करने आए हो मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मीनवाइल हम माया को देख पाते हैं, जो कि इनके स्पेसशिप को ट्रैक करती करती सन 2018 में आकर अपने ही पास्ट वर्जन यानी कि पुरानी माया से मिलती है, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि फ्यूचर की माया और पास्ट की माया आपस में कई बार मिल चुकी है, और फ्यूचर में कौन सी कंपनी में कौन से शेयर स्टॉक बढ़ने वाले हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पास्ट वाली को आकर देती रहा करती थी। और आज वक्त आ गया था कि पुरानी वाली माया को ये बताने का कि तुम्हें लुइस को और साथ ही उसकी बेटी एडम को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर एडम और एडी ये डिसाइड कर चुके थे कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और ये लोग खुद ही अपने गैजेट्स की मदद से उस टाइम ट्रेवल मशीन को बर्बाद करने के मिशन पर निकल चुके होते हैं। मगर इसी बीच सोरियन भी कहां पर कम रहने वाली थी, और ये टीम आकर अगेन एडम से फाइट करने लगती है। मगर इस बार एडम के पास थे उसके न्यू टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स, जिनमें एडी उसकी मदद करता है और वर्चुअल मशीन्स के साथ एडम का साथ निभाता है और उन सभी को धूल चटा देता है। लेकिन फिर भी सोरियन का लीडर एडम पर भारी पड़ रहा होता है, और तभी वहां पर पहुंच जाता है लुइस अपने बच्चों की मदद करने के लिए, और अभी तीनों मिलकर अपने रेटिना को स्कैन करवाकर सीधा पहुंच जाते हैं टाइम ट्रेवल मशीन के बेसमेंट में, जहां पर उस पूरी मशीन का सेटअप था, और अभी उसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर जाने वाले होते हैं, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव नहीं रहेगी तो डेटा नहीं रहेगा, अगर डेटा नहीं रहेगा तो मशीन अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएगी, और जाहिर सी बात है अगर एनालाइज नहीं कर पाएगी तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मगर इसी बीच वहां पर पास्ट और फ्यूचर वाली माया पहुंच जाती है, जहां पर इन सभी के बीच में अगेन उस हार्ड ड्राइव को लेकर एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, और इसी बीच एक गलती से गोली चल जाती है जो कि हाइपर मैग्नेटिक कंप्रेस्ड चैम्बर को डैमेज दे डालती है, और इसी से हर लोहे की चीज अट्रैक्ट होने लगती है और उस बड़े चुंबक से जाकर चिपकने लगती है। वेल ये सीन इस पूरी मूवी का काफी ऑसम सीन था, जहां पर हर सैनिक हर लोहे से बनी चीज और साथ ही जैकेट्स के बटन तक उस बड़े से चुंबक की ओर खींचे चले जा रहे थे, और ये सभी उस हार्ड ड्राइव को लेने
निकलने की कोशिश कर रहे थे और टाइम बचा था सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि अगर 2 मिनट में यहाँ से ये लोग नहीं निकले तो इस चैम्बर के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे बंद हो जाएंगे और यहाँ पर एक जोरदार धमाका होगा जिसमें ये सभी मारे जाएंगे। और अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा था जहाँ पर इन तीनों के सामने ये दोनों माया खड़ी थी। तो लुइस कहता है कि माया चलाओ, अगर तुम्हें गोली ही चलानी है और किसी की जान लेनी है तो क्यों ना वो मेरी हो। और माया बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली जाकर सीधा पास्ट वाली माया को लगती है और फ्यूचर वाली ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अगर पास्ट में कोई मर जाएगा तो वो फ्यूचर तक पहुंचेगा ही नहीं। और उस वक्त वो गोली जो चली थी वो थी कोर स्टील की, जो कि मैग्नेट हैंड टू हैंड कैच करता है। और यहाँ पर फिजिक्स की जीत हो जाती है और ये तीनों उन दरवाजों के बंद होने से कुछ ही सेकंड्स पहले वहां से बाहर निकल जाते हैं। और इसी तरीके से टाइम ट्रेवल मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली घटनाएं अब बंद हो जाती। वेल यहाँ पर लॉजिकली इन दोनों को भी गायब हो जाना चाहिए था, मगर ये दोनों अभी तक गायब नहीं हुए थे, यानी कि एडम और एडी। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम हमारे फादर के साथ हमारे पुराने लम्हे बिताएं, और ये तीनों मिलकर कैच कैच खेलने लगते हैं। वेल ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, जहाँ पर कैच कैच खेलते वक्त जानबूझकर छोटा एडी बॉल को ज्यादा दूर फेंक देता है, और जब लुइस उस बॉल को लेकर आता है तब तक उसके दोनों बेटे उसके सामने से जा चुके होते हैं। यानी कि अब सारी टाइमलाइन 2018 के अकॉर्डिंग बिल्कुल शेप में आ चुकी होती। और इसी के साथ समय आगे बढ़ता जाता है और छोटा 2018 वाला एडम अब बड़ा हो जाता है। और ये वही सीन होता है जहां पर वो लेक्चर में बैठा होता है और उसकी मुलाकात लॉरा से होती है, जो कि बेचारी गलती से गलत प्रोफेसर, गलत लेक्चर और साथ ही गलत बिल्डिंग में मौजूद होती है। और यहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है और ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से विजुअल इफेक्ट्स के साथ में वीडियो क्लिप्स को यूज करते हुए बहुत ही प्यारी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। और ये सिर्फ मैं वादा ही नहीं कर रहा बल्कि करके भी दिखाता हूँ, चाहे तो चैनल को चेकआउट करके जरूर देख लीजिएगा। वेल ये थी मेरी ऑडेक्स लिस्ट की एक काफी बेहतरीन मूवी ऑडेक्स, यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं आपकी डिमांड पर बनाता हूँ। तो अगर आपको इस चैनल पर आपकी फेवरेट मूवीज देखनी है तो मुझे #ऑडेक्स करके अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि अगली फेवरेट मूवी आपकी ही इस चैनल पर आए। और जाने से पहले एक और छोटी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ भाई लोग। छोटे मोटे यूट्यूबर्स के 10-12 के फॉलोअर्स होते हैं यार, हमारे कम से कम 5K तो करवा दो। सिर्फ 3K पर बैठा हूँ और साथ ही दूसरे चैनल्स भी क्रिएट कर दिए हैं, तो उन्हें चाहे तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी धूम धड़ाके वाली मूवीज आती रहती है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।